सभी साथियों को एक बार हमारा नमस्कार। आज मैं काफ़ी दिन के बाद अपने इस चैनल पे आया हुआ हूँ और शायद हमने जो है फेसबुक पर आप लोगों से बात की हुई थी कि जैसे ही हमारे लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू अपने इस चैनल पर जो है आते रहेंगे, क्योंकि अब नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार का गठन होते ही भर्तियों का जो है दौर रहेगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो 18वीं लोकसभा के हमारे चुनाव हुए हैं, इनमें एक स्थिति ऐसी है, ऐसा लग रहा है क्योंकि पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार यहाँ पर बन नहीं सकती है, गठबंधन की सरकार रहने वाली है। इस वजह से हर सरकार अच्छा करने का प्रयास करेगी। बहरहाल पिछले दिनों में अच्छा हो पाया है तो ठीक, नहीं हो पाया है तो ठीक, क्योंकि वो समय अब हमारे पास आने वाला नहीं है। लेकिन इन चुनावों के जो हमारे संपन्न हुए, इनसे हम काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी विभिन्न प्रकार की भर्तियां आएंगी। तो उन्हीं भर्तियों की तैयारी के लिए मैं आज से अपने जो है इस चैनल पर डे आपको जो है कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर डालते रहेंगे। वैसे जहाँ तक हमारा प्रयास होगा कि निरंतर एक लय में चलें, एक विषय को लेके चलें। जैसे मान लिया कि कोई विषय हमारा चल रहा है, उस नेक्स्ट जो टॉपिक है उस हिसाब से हम जो है चलने वाले हैं। ज़्यादा इस मुद्दे पर अभी हमको चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि हमारे वीडियो अन्य वीडियो से थोड़ा सा अलग होते हैं। इस वजह से ज़्यादा हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए इतिहास की श्रृंखला हमने चालू की है। ख़ास तौर से ये हमारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास रहने वाला है। जैसे आज हम अपना प्राचीन भारत का इतिहास चालू कर दिया है। हो सकता है कि कल मैं मध्यकाल लेके आ जाऊं, हो सकता है कि आधुनिक भारत लेके आ जाऊं। मतलब हर विषय रोज़ हमारा जो है हर विषय का नया जो है वीडियो आएगा। तो जो लोग शुरुआत से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल पर पढ़ें और साथ साथ में ये बताएं कि हमारे द्वारा क्या गलतियां हो रही हैं। अगर कोई गलती हो रही है, वैसे मेरा प्रयास रहता है कि कोई जल्दी हम गलती करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती है तो आप लोग हमको फ़ोन करके या कमेंट्स के माध्यम से जो है बता सकते हैं। चलिए आज हम अपना जो है प्राचीन भारत को लेकर चलते हैं। थोड़ा सा इतिहास का हमने एक चैप्टर रखा है जिसको हम यहाँ पर नाम दिया है एक सामान्य परिचय। आमतौर पर होता क्या है कि आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय आप एकदम से जो है किसी टॉपिक पे पहुँच जाते हैं, बल्कि उस विषय के बारे में नहीं देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसी संदर्भ में हमने जो है आज का ये वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ साइनिंग आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमको पता है क्योंकि ये सामने लाइट लगी हुई है। इस लाइट के कारण ये हमारा साइनिंग आ रहा है। बहरहाल जहाँ साइनिंग आ रही है हम आपको बताते जाएंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है। वैसे ये जहाँ पर साइनिंग है इस पोर्शन में ये लिखा हुआ है भारतीय इतिहास एक सामान्य परिचय के तौर पर लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग जो है अपने इस इतिहास की श्रृंखला को चालू करते हैं। थोड़ा सा रोड की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ पर अपने वीडियो ये शूट करता हूँ यहाँ पर ये रोड बिल्कुल पास ही से गुजरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम धीरे धीरे जो है इतिहास को अपना चालू करते हैं। पहले नंबर पर आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दी हुई है इतिहास की। तो आपको इतिहास की परिभाषा परीक्षा में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। तो हमने छोटे वाक्य में इस परिभाषा को लिखने का प्रयास किया हुआ है। सीधी सादी परिभाषा है, अतीत काल की घटनाओं के जानने के साक्ष्यों को इतिहास कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है इतिहास क्या होती है तो आप बताएंगे अतीत काल की घटनाओं के जानने के साक्ष्यों को इतिहास कहते हैं। अतीत काल का मतलब यहाँ पे क्या है, बीता हुआ काल है। बीते हुए काल की जो भी हमको जानकारी मिलती है, कौन कौन से इसके साक्ष्य हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, अतीत काल की घटनाओं के जानने के साक्ष्यों को इतिहास कहते हैं। साक्ष्य के तौर पर आपका कोई पुस्तक हो सकती है, आपका कोई अभिलेख हो सकता है, आपका कोई सिक्के हो सकते हैं, मृदभांड हो सकते हैं, या फिर जो भी हमारा खुदाई के दौरान जो वस्तुएं निकलती हैं ये हमारे साक्ष्य के तौर पर होते हैं। आगे चल के हम इन साक्ष्यों की बात करेंगे। तो ये हमारा हो गई इतिहास की परिभाषा। अब इतिहास के लिखने का दौर चालू होता है, मतलब एकदम से तो
क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारा जो समय यहाँ पर पृथ्वी पर रहा है बहुत बड़ा समय रहा है। पहले के लोग ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, केवल और केवल जीना जानते थे, है ना। लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम कह सकते हैं तो पर्यावरण लिहाज से बहुत अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग आज उनको जो है पाता और दाता के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात, आज हमारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो उनके लिए इतना तो बनता ही है कि कुछ ना कुछ उनको जो है सम्मान दिया जाए। बहरहाल वो पर्यावरण के मामले में सम्मान के पात्र हैं, इस वजह से हम लोग पुराने लोगों को सम्मान देंगे, क्योंकि उनकी भूमिका हमारे पर्यावरण में पाता और दाता के रूप में रही है। और बल्कि आज के अगर मानव की अगर हम बात करते हैं तो ये विध्वंस करता मानव है, पर्यावरण के लिए विनाश कर रहा है, क्योंकि नई नई तकनीक वगैरह ला रहा है। इस वजह से आज का दिन हम उन जो प्राचीन लोग हैं, पुराने समय के लोग हैं, पाषाण काल के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा सम्मान देते हैं। बहरहाल आज पर्यावरण दिवस है और सब लोग जो है पेड़ वगैरह भी लगाइए, ताकि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये कम हो सके। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। उसके बाद इतिहास लिखने का, अगर ये देखिए यहाँ पर हमने एक हेडिंग डाल दी है, इतिहास लेखन। इतिहास लेखन की अगर परंपरा सबसे पहले अगर चालू की है, किसने चालू की है? यूनानी लेखकों ने। सबसे पहला प्रयास इतिहास लिखने का अगर कोई करने वाले लोग हैं तो यूनानी लोग हैं। ये वही यूनानी लोग हैं जो अभी भारत में आएंगे, जिनको हम इंडो ग्रीक के नाम से पढ़ेंगे आके, यही यूनानी लोग हैं। यूनानी लेखकों में अगर हम बात करेंगे तो ये देखो, एक हमारा ये हेरोडोटस, शायद इसको सब लोग जानते होंगे। हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी जो यही जो है इतिहास का जनक है। और यहाँ पर देखिए हमने इसको लिखा हुआ है, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने जो भी कुछ इतिहास के बारे में लिखा, एक अपनी पुस्तक भी बनाई, उस पुस्तक में इसका जिक्र किया हुआ है, जिसका नाम है हिस्टोरिका। परीक्षा में आपसे ये पुस्तक पूछी जाती है कि हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। दूसरी बात, इतिहास के पिता अगर ये हेरोडोटस हैं तो इतिहास के पिता की संज्ञा इनको कौन देता है? तो ध्यान रखना, ये भी एक हमारा यूनान का ही व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है यहाँ पर सिसरो। हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। सिसरो क्या करता है? इनको जो है इतिहास का ये पिता कहता है। ठीक, तो जो हमारे ये लेखक है यूनानी लेखकों में हमारा पहला लेखक हो जाएगा कौन सा? हेरोडोटस। और हेरोडोटस इतिहास का पिता इसको हम कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा लेखक हो जाएगा नियार्कस। आप लोग कमेंट में बताइए, जो लोग नए हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, ये बताइए ये नियार्कस किसका सेनापति था या किसके साथ में आया हुआ था? जो लोग पढ़े हैं वो लोग इस प्रश्न को समझ रहे होंगे और परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियार्कस हो गया है। बहरहाल जो समझ में ना है वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए आपके लिए तैयार हैं। उसके बाद अगला हमारा ये आता है मेगास्थनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमारा बनता है। मेगास्थनीज के एक पुस्तक पढ़े होंगे आपने, इंडिका। बहरहाल इसका जिक्र आपको जो है मौर्य काल में देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर ना मौर्य काल की बात करेंगे, ना अभी जो है मेगास्थनीज की डिटेल में बात करेंगे। इनकी सबकी बात जो जहाँ पर मिलेगा वहीं पर हम ज़्यादा करेंगे, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं उनको देखते जाइए। उसके बाद यूनानी लेखकों में एक हमारा लेखक है जिसको कहते हैं प्लूटार्क, ये भी आपको जो है मौर्य काल में मिलेगा। उसके बाद एरियन, ये भी मौर्य काल में मिलेगा। स्ट्रेबो, ये मौर्योत्तर काल में मिलेगा। प्लिनी मौर्योत्तर काल में मिलेगा। और टालमी हमारा मौर्योत्तर काल में मिलने वाला है। तो यहाँ से आप इन यूनानी लेखकों को याद कर लीजिए, क्योंकि इनकी पुस्तक या इन्होंने क्या कहा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे वीडियो हैं ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब परीक्षा चाहे वो छोटे लेवल की हो, जैसे पुलिस हो गया, एसआई हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी हो, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, सभी के लिए हमारी जो है रहने वाली है। आपको हमारे इन वीडियो के माध्यम से हर जगह प्रश्न मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, और हो सके कि आज हमने अगर ये श्रृंखला यहाँ पर चालू की हुई है तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ये हम एक प्रकार से इसी हिसाब से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपका जो है काम यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक, तो ये हमारे हो गए कौन सा? यूनानी लेखक हो गए। उसके बाद दूसरा प्रयास हमारा लिखने के लिए किया जाता है किसके समय से? अलबरूनी। आप लोग जानते हैं अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था, महमूद गजनवी के साथ में आया था। महमूद गजनवी जो कुछ कर रहा था या भारत में जो भी कुछ हो रहा था
उसको ये जो है यहाँ पर लिखने का काम कर रहा था। आप लोग फिर एक यहाँ पर कमेंट करिए अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है। बहरहाल ये अलबरूनी हमको जो है मिलेगा कहाँ पर, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, वहाँ पर ये हमको मिलेगा, तब हम इसका जिक्र करेंगे। उसके बाद तीसरा प्रयास हमारा होता है, यूरोप के जो इतिहासकार हैं, यूरोपीय लोग लिखते हैं। यूरोपीय यानी जो यूरोप से आए हुए हैं, यूरोप का जो इतिहास है या यूरोपीय जो इतिहास लिखने वाले हैं, ये जो है हमको 3 टाइप से मिलने वाले हैं। नंबर 1 ये हमारा हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। ये 3 हमारे जो है पार्ट यहाँ पर यूरोपीय इतिहास के बारे में मिलने वाला है। जैसे पहला जो है हमारा होगा साम्राज्यवादी। कैसा होगा? साम्राज्यवादी होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर भारत में अंग्रेज लोग एक प्रकार से यहाँ पर राज्य करने के लिए आते हैं, है ना। वैसे ये लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं जो यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। और साम्राज्यवादी जो हमारा इतिहास है, ये इसमें मुख्य रूप से हम आर्थिक रूप से जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं इतिहास में, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। साम्राज्यवादी लेखकों में जैसे एक ये हमारा विलियम जोन्स नाम हो जाएगा। विलियम जोन्स बड़ा चर्चित नाम है। जैसे आप जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने ही की थी, तो एक हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा मैक्स मूलर हो जाएगा, आप परिचित होंगे मैक्स मूलर से। उसके बाद विसेंट आर्थर स्मिथ हो जाएंगे, और उसके बाद ये हमारे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं। तो साम्राज्यवादी में कितने हो जाएंगे? ये हमारे 4। कौन कौन हो जाएगा? एक हमारा जो है विलियम जोन्स हो गए, एक हमारे मैक्स मूलर हो गए, एक हमारे विसेंट आर्थर स्मिथ हो गए, और हमारे कार्ल मार्क्स हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये हमारा जो है होता है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी खास तौर से राष्ट्रवादी इतिहासकार हम किसको कहते हैं? ऐसे इतिहासकार जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। और ये राष्ट्रवादी अधिकांश रूप से आपको देखने को कहाँ के मिलेंगे? इंडिया के मिलेंगे, क्योंकि यही लोग थे जो साम्राज्यवादियों का विरोध कर रहे थे। तो राष्ट्रवादी में हमको क्या पढ़ना पड़ता है? साम्राज्यवादियों का कैसे क्या विरोध हुआ है। खास तौर से ये हमको सब चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलेंगी? मध्यकालीन और आधुनिक भारत में देखने को मिलेंगी। आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे राष्ट्रवादी जो है इतिहासकार रहते हैं। पहला नाम इसमें होता है डी.आर. भंडारकर का। नाम आपने सुना होगा डी.आर. भंडारकर का। दूसरा नाम होता है एच.सी. राय चौधरी का, और तीसरा नाम होता है पी.वी. काणे का। उसके बाद नीलकंठ शास्त्री का। उसके बाद जो है के.पी. जायसवाल का। तो नाम आप याद कर लीजिएगा। इसमें जैसे ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पी.वी. काणे। पी.वी. काणे की किताब भी आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। बहरहाल अभी इनकी सब बात हम नहीं करेंगे। उसके बाद एक हमारा जो है आता है यूरोपीय इतिहासकारों में ये मार्क्सवादी विचारधारा के जो है कौन कौन से हमारे लेखक हैं। वैसे ध्यान रखना, मार्क्सवादी विचारधारा का जनक जो है डी.डी. कौशाम्बी को बोला जाता है। डी.डी. कौशाम्बी, ये कौशाम्बी है, कौशाम्बी की बात नहीं कर रहा हूँ, डी.डी. कौशाम्बी। ये हमारे कैसे हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है, आप लोग क्या बता सकते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। मार्क्सवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है? जो सार्वभौमिक नियम और सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर जो भी इतिहास लिखा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं। ये देख लिए, हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसका जिक्र किया हुआ है। सार्वभौम नियम और विकास सिद्धांत आदि का वर्णन जो भी इतिहासकार करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्क्सवादी। आजकल जो है मार्क्सवाद काफ़ी जगहों पर चल रहा है, अपने यहाँ पर भी मार्क्सवाद देखने को मिलता है। तो पहला हो जाएगा हमारा डी.डी. कौशाम्बी। और ध्यान रखना, मार्क्सवादी विचारधारा का जनक कौन है? डी.डी. कौशाम्बी है। उसके बाद हमको यहीं पर मिल जाएंगे डी.आर. चन्ना, या इन्हीं को कहते हैं डी.आर. चन्ना, है ना। उसके बाद हमको मिल जाएंगे आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा की तो एक किताबें ही आती है। उसके बाद हमको मिल जाएंगे रोमिला थापर। ये भी इतिहासकार हैं, शायद आप लोगों ने इनकी पुस्तक वगैरह को पढ़ा होगा। खास तौर से जो परीक्षाएं मेंस के लिए होती हैं, जैसे पीसीएस और आईएएस, जब भी मेंस जिसका इतिहास विषय होता है, ये दोनों राइटरों को पढ़ता है, आर.एस. शर्मा को और रोमिला थापर को। बहुत अच्छे ही राइटर हैं। उसके बाद इरफान हबीब, इनसे आप परिचित होंगे, शायद इनकी अभी जो है डेथ हो चुकी है। इरफान हबीब नंबर 1, मतलब बहुत अच्छी ही किताब लिखते हैं। खास तौर से
मुग़ल काल की जो बुक इरफान हबीब ने लिखी हुई है, बहुत अच्छी बुक है। कभी मौका लगे तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, बुक स्टॉल पर मिल जाएगी। उसके बाद बिपिन चंद्रा तो अधिकांश लोग पढ़ते ही हैं, खासतौर से जो सिविल की तैयारी करते हैं, तो ये आपको ये राइटर मार्क्सवादी में तैयार हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है हमारा इतिहास लेखन की परंपरा यहाँ पर चलती है। अब आ जाइए देख लेते हैं कि हमारा जो ये इतिहास है कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो हम देख रहे हैं कि इतिहास के भाग हमको देखने को मिल रहे हैं कितने, 3। पहला हमको भाग देखने को मिल रहा है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद हमको मिल रहा है आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद हमको मिल रहा है ऐतिहासिक काल। ध्यान रखना, इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमारा है तीसरा कौन सा? ऐतिहासिक काल। अब हमको ये समझना पड़ेगा प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। इनका थोड़ा सा जिक्र हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो बताना है आपको कि वो काल जिसमें मानव न लिखना जानता था और न ही ये पढ़ना जानता था। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न लिपि थी, और जब लिपि नहीं थी तो ये पढ़ेगा नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसमें लिपि तो थी लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। मतलब ये जो लिखना तो जानते थे लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पर ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था? लिपि भी थी और पढ़ा भी गया, यानी जो आजकल हो रहा है वो हमारा क्या है? ऐतिहासिक काल है। तो ये हमारे 3 भाग हैं, ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 काल में इतिहास हमारा जो है यहाँ पर बटा हुआ है। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक को हमने फिर 3 भागों में बांट दिया हुआ है। कौन कौन से पार्ट बांटे हैं? एक हमने बांटा है, अभी हमने बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम जो है पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल को या प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है हमारा पुरा पाषाण काल, दूसरा हमारा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है हमारा नव पाषाण काल। अभी आगे, आज तो ये सामान्य परिचय के तौर पर हम बात कर रहे हैं, अभी आगे आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे इन पे डिटेल में चर्चा होगी, और ख़ास तौर से ये जिनका हम यहाँ पर डिटेल देंगे वो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वजह से इनका सबका आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अधिकांश रूप से होता क्या है कि विभिन्न YouTube चैनलों पर पता लगा छोटे स्तर पर जो है चालू कर दिया जाता है, आप 1-2 वीडियो देखते हैं उसके बाद उसको वहीं पर एंड कर देते हैं। बल्कि हमारे इस चैनल पर आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो एक पास से मिलने वाली है। तो इस वजह से आप लोग मेरी बात मानिए, आप लोग एक कॉपी लेके इनको नोट्स बनाने का प्रयास करते रहिए। मैं रोज़ अगर वीडियो नहीं डाल पाता हूं तो कोशिश करूंगा, अगर हमारा जो है एक दिन का गैप हो गया तो दूसरे दिन जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है आपको मैटर देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है लंबा आपको खींचना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपको हर विषय के कॉन्सेप्ट से परिचय कराना है। तो इस वजह से ही आप लोग इनको नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम इसमें कुछ बातों का जिक्र करेंगे। अगर उन बातों को आप लिख नहीं पाएंगे तो वो बातें हमारी छूट जाएंगी। तो आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में क्या हो गया। पुरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया है। ठीक, पुरा पाषाण काल का क्या होता है? पुरा पाषाण का मतलब बहुत ही पुराना समय। पुराने समय को हम क्या कहते हैं? पुरा पाषाण, यानी पाषाण काल का जो शुरुआती समय है उसको हम क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा माने होता है पुराना। पुरा पाषाण काल की अगर हम डेट की बात करें तो जो हमारा बहुत ही पुराना समय है जिसकी हम आज काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तब से लगाकर 8000 BC तक रहा है। तो बताओगे आदिकाल से, यानी बहुत ही पुराने समय से लेके 8000 BC तक, यानी ईसा पूर्व तक की, कह सकते हो बिफोर क्राइस्ट तक की समय रहा है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि जरा बताओ पूरा पाषाण काल जो है इसका समय क्या है, तो बता देना है आदिकाल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक की है। दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल कब से कब तक है? 8000 BC से लगा के 4000 BC तक है। देख लीजिए, ये 8000 पर यहाँ पर छूटा, ये 8000 यहाँ से हमने चालू किया, 8000 से
4000 ईसा पूर्व यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट तक की है। उसके बाद हमारा कौन सा है, नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल हमारा 4000 से 2500 2500 ईसा पूर्व तक की देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं, दूसरा ये प्रागैतिहासिक काल हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। बहरहाल अगले जो वीडियो होंगे ये डिटेल में रहेंगे, इनको आप एक चार्ट के रूप में बना लीजिए, मेरी बात मानिए, वरना आप इनसे जो है थोड़ा आज तो ये समझ में आ रहे हैं, लेकिन कल अगर हम इनकी बात करेंगे तो हो सकता है कि आपसे जो है दूर हो जाए। इस वजह से जो है आप इनको एक चार्ट बना के कहीं कमरे में चिपका दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम भी निश्चित कर दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये दूसरे नंबर का जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसकी अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल में किसको किसको यहाँ पर रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में देखो, पहले हमने रखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को, उसके बाद हमने रखा हुआ है वैदिक सभ्यता को। अब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बताएंगे 2500 ईसा पूर्व से लगा के कहाँ तक की 1500 ईसा पूर्व। ये जो हमने बीसी लिखा हुआ है, बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, यानी बिफोर क्राइस्ट। वही ईसा मसीह जिनका जन्म कब होता है, 1 ईस्वी के आसपास होता है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारा ईसा पूर्व या ईस्वी है उन्हीं के जन्म से संबंधित ये हमारा है। अगर कोई समय उनके जन्म के पहले का है तो उसको हम कह देते हैं यहाँ पर ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, और अगर उसके बाद का है तो हम उसको बोलते हैं ईस्वी, या अंग्रेजी में उसी को कह देते हैं एडी कहते हैं। कहीं कहीं अभी इसका यूज देखने को मिलेगा। तो पहला हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमको कहाँ से 2500 से लगा के 1500 बीसी तक की, बल्कि अभी जब हम यहाँ पर आएंगे एक हमारी विधि आएगी कार्बन डेटिंग विधि, वो इसका निर्धारण 2350 से 1750 बीसी करेगी। इसके साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारे हमारे इतिहासकार होंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमिंग क्या करेंगे, अलग अलग देंगे। बृहद स्तर पर उन लोगों को हम यहाँ पर लिखेंगे और आप देखेंगे कि हाँ जितनी भी डेट्स हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। उसके बाद दूसरा हमारा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की टाइमिंग आप देख लीजिए, 1500 ईसा पूर्व से लगा के 600 ईसा पूर्व तक की है वैदिक काल। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, वैदिक काल को 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग हम बना रहे हैं यहाँ पर ऋग वैदिक काल, दूसरा बना रहे हैं यहाँ पर उत्तर वैदिक काल। दिखाई पड़ रहा होगा, संभवतः आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जब भी हमारा अगला वीडियो आएगा तो हम उसमें बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। ऋग वैदिक काल हमको देखने को मिलेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व मिलेगा, और उत्तर वैदिक काल की डेट हमको मिलेगी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक की देखने को मिलेगी। तो ये टाइम आपसे जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हमारा एक हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद आ जाते हैं ऐतिहासिक काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपको यहाँ पर ऐतिहासिक काल से ही देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ऐतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। 3 भाग कौन कौन से, प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है। और ध्यान रखिए जो हमारा इतिहास है, इस इतिहास को 3 भागों में अगर कोई बांटने वाला कोई इतिहासकार होता है या कोई लेखक अगर होता है तो कौन सा होता है, क्रिस्टोफ सेलियरस होता है। इसका नाम जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि रेलवे में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो पिछले पेपर हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर हुए हैं, तो उसने सीधा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया था कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा हुआ है, तो क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटा हुआ है। कौन कौन से भाग है, पहला हमारा है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से चालू होगा, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक चालू होगा। और 712 ईस्वी आप ध्यान कर रहे होंगे ये कहाँ पर, पूर्व मध्यकाल में जो है जा रही है, जहाँ पर आक्रमण करता है कौन, आक्रमण करने वाला हमारा रहता है कौन, जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, उसकी ये डेट यहाँ पर आ रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आ रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत हमारा कहाँ से चालू होगा, 712 से 1707 तक की चालू होगा। और 1707 की डेट आपको याद होना चाहिए, ये शायद औरंगजेब की मृत्यु की डेट है, और औरंगजेब मुगल काल का अंतिम हमारा बादशाह था। तो ये 712 से 1707 ईस्वी यानी एडी तक की। और आधुनिक भारत का इतिहास हमारा 1707 ईस्वी से लगा के 2024 तक की चलेगा। तो ये हमारे 3 भागों में बांटा गया है, किसको, जो हमारा
आधुनिक भारत का इतिहास है। ध्यान रखना, हम आपको जो है 1707 से 2024 तक का इतिहास जो है यहाँ पर बताएंगे, लेकिन इनको बताने में टाइम लग सकता है, इस वजह से आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब जो ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, इस प्राचीन भारत के इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। जैसे पहला हमको यहाँ पर महाजनपद काल पढ़ने हैं, जहाँ पर जिनकी संख्या आप लोग कितनी पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं। एक एक महाजनपद को मैं यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद आप मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य बहुत ही छोटा जो है हमारा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पर बनाते हैं, खास तौर से जो हमारे यहाँ पर वंश देखने को मिलते हैं, जैसे नंद वंश हो जाएगा और कौन सा शिशुनाग वंश हो जाएगा, इन वंशों की बात करेंगे। मौर्य वंश को देखेंगे, मौर्य वंश में जैसे 3 शासक देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, बिंदुसार को देखेंगे और अशोक को देखेंगे। बाकी काफ़ी कुछ यहाँ पर हमको ये सीखने को भी मिलेगा। उसके बाद मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्योत्तर काल में क्या है कि इतिहास 2 भागों में जब हमारा बटेगा उस समय की कंडीशन को देखेंगे। उसके बाद गुप्त वंश देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है चैप्टर है, यहाँ से जो है आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद गुप्तोत्तर वंश पढ़ेंगे यहाँ पर कि गुप्तोत्तर वंश में किसको किसको क्या पढ़ना है। उसके बाद ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इतना प्राचीन भारत का इतिहास की रूपरेखा। अब उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत हमारा देखिए यहाँ से कहाँ से चालू है, 712 ईस्वी से लगा के 1707 ईस्वी तक की है। हमने यहाँ पर टाइम नहीं डाला हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको ये टाइमिंग ध्यान रखनी है। अब हमने मध्यकालीन भारत को 2 रूपों में बांट दिया हुआ है। एक हमने कर दिया है पूर्व मध्यकाल और दूसरा हमने कर दिया है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या है, मध्यकाल के पहले का समय, और मध्यकाल का जो पहले का समय है उसके लिए हमने डेट दे दी है 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की, है ना। और उत्तर मध्यकाल की टाइमिंग हमने दे दी है 12वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी ईस्वी तक की। तो ये आपको पूर्व मध्यकाल की टाइमिंग और उत्तर मध्यकाल की टाइमिंग आपको याद रखना है। अब जो हमारा पूर्व मध्यकाल है इसको हमने 3 धड़ा में बांट दिया हुआ है, 3 क्षेत्र में बांट दिया हुआ है। 3 क्षेत्र इसको कौन है, एक हमारा ये उत्तर भारत है, या जहां पर हम लोग रहते हैं। उत्तर भारत के बाद हमारा दक्कन है, आपने पढ़ा होगा दक्कन ट्रैप, यानी जो है हमारा कर्नाटका वाला एरिया, इसको कर दिया हुआ है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर दक्षिण भारत को कर दिया हुआ है। अब इनमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पहली बात उत्तर भारत में हमको क्या पढ़ना है, राजपूत पढ़ने हैं। कौन कौन से जो है कैसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन से जो है राजपूत हमारे हैं। राजपूत के बाद हमको पाल वंश पढ़ना है। पाल वंश में शायद आप एक उसका शासक का नाम जानते होंगे, कई शासक का नाम जानते होंगे, लेकिन आप गोपाल पाल और धर्मपाल को जरूर जान रहे होंगे। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार, बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड कह सकते हैं कि टॉपिक हमारा गुर्जर प्रतिहार है, क्योंकि ये हमारा जो त्रिपक्षीय जब संघर्ष होता है उसमें इनका बड़ा रोल रहता है। उसके बाद दक्कन में अगर हम जाएंगे तो हमको ये 3 देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और दक्षिण भारत में अगर जाएंगे तो दक्षिण भारत में हमको चेर, चोल और पांड्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हमने यहाँ पर खाका ये तैयार किया हुआ है, इस खाके के माध्यम से आपको जो है चलना है। अब अगर हम उत्तर मध्यकाल में चलें तो उत्तर मध्यकाल को भी हमने जो है 3 भागों में बांट दिया है, क्योंकि है क्या, ये पूरा मध्यकाल है। जो काम हमारा पूर्व मध्यकाल में हुआ है वही हमारा जो है उत्तर मध्यकाल में होगा। उत्तर मध्यकाल में हमको क्या क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। कौन सा दिल्ली सल्तनत, जब कुतुबुद्दीन गुलाम वंश की स्थापना करता है तब से लेके पूरा दिल्ली सल्तनत काल हमको कहाँ तक पढ़ना है, इब्राहिम लोदी तक की। क्योंकि कौन आता है हमारा मुगलों में कौन आ जाता है, बाबर आता है। बाबर इब्राहिम लोदी को जो है हरा देता है। पानीपत का जो हमारा पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। तो उत्तर भारत में उत्तर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल पढ़ना है और चौहान पढ़ना है। दक्कन में हमको विजयनगर पढ़ना है और बहमनी पढ़ना है। विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, हरिहर बुक्का वगैरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और दक्षिण भारत में हमको यादव वंश पढ़ना है, काकतीय वंश पढ़ना है और होयसल वंश पढ़ना है। तो ये हमारे क्या है कि कुछ चीजें हमको पढ़ना है। तो आज आप लोग ये हमारा कायदे से वीडियो देखिए, और जो हमने इसमें डेट वगैरह लिखी है इसको आप एक खाका बनाइए, और खाका बना के आप जो है अपने कमरे में चिपका दीजिए।
और एक जो है डायग्राम आप बना के पूरा का पूरा कहाँ पर कर दीजिए, अपनी कॉपी में कर दीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जितना भी ये सब कुछ हुआ है इसको मैं मैप के माध्यम से जो है बता दूंगा। बहरहाल आज इतनी जानकारी हमको यहाँ से मिली हुई है। जानकारी में जो भी प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उन प्रश्नों का जिक्र कहीं अलग नोट्स में आप लोग जरूर करिए। बहरहाल मैं बोर्ड से थोड़ा सा किनारा हो रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कायदे से इसको नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए आप जो भी कुछ देखना है। बाकी जो है हम बता चुके आज क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ाना था। जय हिंद, जय भारत।